नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो ये सीरीज़ शुरू किए हैं, उसमें हम लोग भारत का राष्ट्रवाद जो अपने इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रवाद को समझेंगे हम लोग। पार्ट 1 मैंने वीडियो बना के आज ही अपलोड किया है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बाबू? तो चलिए बिना देर किए आज के जो बातें हैं उसको समझते हैं। ठीक? तो आइए, आज थोड़ा-सा पहले बेसिक बात पहले समझेंगे, ठीक? कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा समझेंगे बाबू। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, 1914 में बाबू, ठीक? और ये युद्ध 1918 तक चला था। यह युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। पहला गुट था बाबू मित्र राष्ट्र, दूसरा गुट था बाबू केंद्रीय शक्तियाँ। क्या बाबू? मित्र राष्ट्र में कौन थे? फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था और बाद में अमेरिका सहयोगी बना। अमेरिका क्या बना बाबू? सहयोगी। बाद में केंद्रीय शक्तियां में जो दूसरे तरफ थी, उसमें जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन साम्राज्य था और इटली था। यानी आपने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 2 गुटों की लड़ाई है। एक तरफ है मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ है केंद्रीय शक्तियां। इसका परिणाम ये निकलता है बाबू कि मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं। मित्र राष्ट्र विजयी हुए और हार किसकी हुई? केंद्रीय शक्तियां की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया हंगरी की, ऑटोमन साम्राज्य का हार हुआ। ठीक बाबू? बस हम लोग को बस इंट्रो समझना है क्योंकि ये 9th का चैप्टर हम लोग को यहाँ नहीं समझना। हम लोग को एक्चुअली में भारत का इतिहास पढ़ना है, तो थोड़ा-सा अपने भारत के इतिहास से यहाँ को कनेक्ट करना है। इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रो दिया हूँ। ठीक है बाबू? अब आइए देखते हैं। तो हमको ये समझना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में क्या हो रहा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तो यूरोप की देशें लड़ रहे थे। तो भारत में उस समय क्या-क्या हो रहा था? भारतीय नेताएँ क्या कर रहे थे? उसी चीज़ को हम लोग को समझना है। आइए, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था? शॉर्ट में समझा के निकलूंगा, शॉर्ट में एकदम। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण समझने से पहले आप सबसे पहले दुनिया में ये पता करिए कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था बाबू। ब्रिटेन में, दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुआ था? ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ। और जब ब्रिटेन में हुआ तो क्या हुआ कि बड़े लेवल पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, क्योंकि हाथ से मनुष्य सामान का उत्पादन करेगा तो ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता है। औद्योगिक क्रांति में क्या था कि इंडस्ट्री में जो वस्तुओं का उत्पादन होता था वो मशीनें करने लगी। क्या करने लगी बाबू? मशीनें। ठीक है, बड़े लेवल पर उत्पादन होता था, बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। उत्पादन, अब बताइए, जो इतना बड़ा इंडस्ट्री लगाया है तो सामान का उत्पादन बहुत ज्यादा करेगा। तो जब सामान का उत्पादन करेगा तो उस सामान के खपत क्या के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। बाजार में जाएगा तभी तो बेचेगा, तो उसके सामान बिकेंगे तो उसको मुनाफा होगा। तब ये लोग क्या किया कि अपने जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ था उनको बेचने के लिए दुनिया के बाजार में गए। दुनिया के जो अलग-अलग बाजार थे, देश थे, वहां गए कि हम आए हैं आपके देश में व्यापार करने के लिए, हमें व्यापार का अनुमति दी जाए। इसी क्रम में अंग्रेज भारत भी आए थे व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक? तो व्यापार करने के लिए आए और धीरे-धीरे करके अधिकतर देशों को अधिकतर देशों को गुलाम बना लिए। गुलाम, जिसमें भारत भी शामिल था।
भारत भी गुलाम हो गया। यानी भारत गुलाम देश को बोलते हैं उपनिवेश। भारत क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। किसका? ब्रिटेन का। ठीक इसी तरह ब्रिटेन दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर लिया, उनको अपना उपनिवेश बना लिया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है फ्रांस में, फिर औद्योगिक क्रांति होती है जर्मनी में, रूस में, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो हुआ क्या, दुनिया में देश तो सीमित हैं। अब जब सब इन सब देशों में औद्योगिक क्रांति हुआ तो ये लोग भी निकले क्या कि हम लोग भी जाएंगे दुनिया के दूसरे देशों को गुलाम बनाएंगे, अपना उपनिवेश बनाएंगे और उन पर अपना पकड़ स्थापित करेंगे, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब हुआ क्या कि इसी उपनिवेश को, औपनिवेशिक व्यवस्था को, औपनिवेशिक व्यवस्था को बचाने के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। यानी हर देश चाहता था कि हमारा उपनिवेश सुरक्षित रहे, और उसी उपनिवेश को सुरक्षित रखने के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध का किया गया, लड़ा गया। रियल जड़ ये है। वो अलग बात है कि बोलते तत्कालीकरण क्या है, ठीक है ना। रियल कारण तुम लोगों को बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई। आज दुनिया में जितना भी तुम जड़ फसाद देख रहे हो, लड़ाई झगड़ा देख रहे हो, उन सब का जड़ है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीनों से बड़े लेवल पर उत्पादन हुआ, और जब बड़े लेवल पर उत्पादन हुआ तो उनके खपत के लिए ठीक है दूसरे दूसरे देश में जाकर ये बाजारों में सामान बेचने लगे, और धीरे धीरे करके उनको कब्जा करने लगे। तो दूसरे देश भी उसी पैटर्न को फॉलो किया, और वो लोग भी अपना उपनिवेश बनाने लगे, और उपनिवेश बनाने लगे तो इस उपनिवेश को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपस में लड़ने लगे, जिसका नाम दिया गया विश्व युद्ध। यानी उपनिवेशों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, औपनिवेशिक व्यवस्था को बचाने के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। राइट, बात समझे? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध का कारण समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझिएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में क्या क्या हो रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो हमारे देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ा चुनौती था कि क्या भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो कि ना हो, क्योंकि ब्रिटेन ने घोषणा कर दिया था कि भारत हमारे साथ है। तो हमारे नेताओं ने यह डिसाइड किया, नेताओं में बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे बाबू, गरम दल के भाई साहब, गरम दल के। गांधी, ठीक। अब इनके सामने चुनौती थी कि युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट किया जाए कि ना किया जाए। तिलक 1914 में ही जेल से रिहा हुए थे। तिलक को एक बात समझ में आया कि रुको, इस बार हम अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध में गांधी, तिलक क्या डिसाइड करते हैं कि भारत ब्रिटेन के साथ है प्रथम विश्व युद्ध में। अब तुम सोच रहे होगे कि यार अंग्रेज, ब्रिटेन ही हमको गुलाम बनाया था, ब्रिटेन ही हमको मार रहा था, ब्रिटेन ही हमको कूट रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में मौका मिला था। क्यों? एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो ये तो मौका था भारतीयों के पास। क्या मौका था कि ब्रिटेन तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑलरेडी फंसा था, तो मौका था यहीं पे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाता देश आजादी के लिए। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने यह डिसाइड किया, उसमें बाल गंगाधर तिलक थे, गांधी थे, कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया जाए। अब ये लोग क्या सोच के डिसाइड किए? इनको ये लगेगा कि अगर हम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो हो सकता है कि जब ये युद्ध समाप्त होगा, ब्रिटेन विजयी होगा, तो खुश हो के भारत को क्या कर देगा? आजाद कर देगा। इन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि खुश होकर हम लोग को क्या कर देगा? आजाद कर देगा। लेकिन ये लोग इस बात को देखने में असमर्थ हो गए, फेल हो गए कि युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है। जो उपनिवेश थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ा गया था, और भारत भी एक उपनिवेश था, और जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे उसमें सबसे मतलब कीमती कोई उपनिवेश था, सबसे प्रॉफिट वाला, सबसे मालदार कोई उपनिवेश था, तो वो था भारत। तो भारत को कैसे आजाद कर देंगे? सोचने वाली बात थी। कैसे आजाद कर देंगे, ये तो सोचने वाली बात थी। ये देखने में भूल गए, और नतीजा तो वही निकला। उल्टा क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो अंग्रेज भारतीयों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे।
अपना नियंत्रण क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, देखिएगा उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। हटाओ इसको, यहां देखो, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाबू, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट बाबू, रॉलेट एक्ट। युद्ध विजयी होने के बाद इनको तो खुश होकर भारत को आजाद कर देना चाहिए, उल्टे क्या लेकर के आ गए, रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए। इसमें क्या था कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में ठूस दिया जाएगा, शक के आधार पे उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा। कोई मुकदमा, कोई जैसे नहीं होता कि आपको अदालत में जाकर अपना केस लड़िए और फिर जीत के जेल से रिहा होइए, ऐसा कोई सिस्टम था, सारा सिस्टम ही गायब कर दिया। खुश होकर के भारतीयों को तो आजाद कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उल्टे क्या कर दिए और अपना नियंत्रण बढ़ाते गए। उसका बेस्ट एग्जांपल है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ला करके भारत पे अपना नियंत्रण बढ़ा दिए। तो भारतीयों का यह मिस्टेक था। तो भारतीयों ने क्या डिसाइड किया गया, युद्ध में भारत सपोर्ट करेगा, लेकिन परिणाम कुछ और निकला। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय युद्ध में तो भाई बम चाहिए, बंदूक चाहिए, हथियार चाहिए, टैंक चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेजों को क्या चाहिए, पैसा। अब उस पैसा के लिए अंग्रेज क्या किए, भारतीयों को और लूटना शुरू किए, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिए, लूटना शुरू किए, और उस लूटे हुए पैसे से युद्ध में अपना लड़ाई शुरू करते थे, अपना खर्च करते थे। ठीक बाबू, उसी समय यानी प्रथम महायुद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय रक्षा में व्यय क्या कर गया, बढ़ गया था। उसी समय भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, उसी समय भारत में किसकी स्थापना होती है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। और होम रूल लीग की स्थापना करने वाले दो नेता थे, एक थे बाबू बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी थी एनी बेसेंट। कौन थी बाबू, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी बाबू, 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी बाबू, 1916 में स्थापना हुई थी। दो होम रूल लीग बना था। एक होम रूल लीग बनाए थे बाल गंगाधर तिलक, एक होम रूल लीग बनाई थी एनी बेसेंट। और ये कहां से प्रभावित हुए थे, आयरलैंड से बाबू। किससे बाबू, आयरलैंड से प्रभावित होकर, आयरलैंड से प्रभावित होकर होम रूल लीग की स्थापना की और दो होम रूल लीग बनाए। ठीक, उसके बाद से जब ये युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो हिंदुस्तान में क्रांतिकारी संगठन बनाए गए कि जो गरम दल वाले थे उनको लगता था कि यही मौका है, इसी समय अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती है, उनको कमजोर किया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके भारत में क्रांतिकारी संगठन बनने लगे। बंगाल में बना, बंगाल में कौन बना बाबू, अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना प्रमोद मित्र किए थे। कौन बाबू, प्रमोद मित्र। कौन किए थे बाबू, प्रमोद मित्र। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में इजाफा हुई थी, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। बंगाल में अनुशीलन समिति बनी थी जिसकी स्थापना प्रमोद मित्र किए थे। महाराष्ट्र में तुम्हारे जो क्रांतिकारी संगठन थे वो अभिनव भारत बना, सावरकर इसका स्थापना किए थे। कौन बाबू, सावरकर इसका स्थापना किए थे, अभिनव भारत का। और सिर्फ देश में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में इजाफा नहीं हुई, बल्कि विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का इजाफा हुआ। कैसे बाबू, विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। कैसे, तो देखिएगा बाबू, यहां देखना, इधर विदेश में अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका प्लस कनाडा में लाला हरदयाल, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में। अगर आपसे पूछ दे गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, लाला हरदयाल ने। कहां किया था, सैन फ्रांसिस्को में। ये कहां है बाबू, अमेरिका में। कहां है बाबू, अमेरिका में। फिर पेरिस में, समझे ना, हर जगह क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। ठीक, अब उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के समय ही कांग्रेस का सबसे प्यारा सेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कब होता है, 1916 में। क्या इतिहास है यार, ये क्या मस्त इतिहास है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। चरण चरण चरण
अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। मजूमदार ने किया। यह अधिवेशन फेमस है। किस बात के लिए फेमस है? इसका बैकग्राउंड समझो। पहले बैकग्राउंड समझो। बैकग्राउंड, बात को समझना। देखो मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है, तो मैं पीपीटी बना के नहीं ले सकता हूं, इसलिए सब खुद से लिख करके कर रहा हूं। ठीक है, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे पास आदमी भी हो जाएंगे, पीपीटी भी बना के लेकर आऊंगा। ठीक है बाबू, तो बैकग्राउंड समझो पहले। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कौन बाबू? सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है और इस समय कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो बोलिएगा 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस दो गुट में टूट गई। कांग्रेस कितने गुट में टूट गई? दो गुट में टूट गई। एक तरफ थे नरम दल, एक तरफ कौन थे बाबू? नरम दल। दूसरे तरफ कौन थे बाबू? गरम दल। गरम दल, गरम दल वाले लाल बाल पाल वाले हैं, अरविंदो घोष वाला है बाबू। ठीक, तो 1907 में कांग्रेस टूट गई थी, नरम दल अलग हो गए थे, गरम दल अलग हो गए थे। ये जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया, इस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल प्लस गरम दल एकजुट हो गए। क्या हो गए बाबू? एकजुट हो गए। यानी जो पहले अलग थे वो मिल गए। तो पूछेगा, पहले ये पूछेगा कांग्रेस से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? नरम दल और गरम दल बट गया था 1907 में। और आपसे ये पूछ दे कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल मिल गए, एक हो गए, तो वो था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया? अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। ठीक है मेरे बाबू, समझे? ये फेमस है। और एक और घटना हुई थी, बहुत ही खास घटना हुई थी, लखनऊ समझौता। कौन समझौता बाबू? लखनऊ। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, सर ये लखनऊ समझौता क्या? जरा प्यार से समझा दीजिए आप। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, एक तरफ तो है कांग्रेस, दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग। कौन है बाबू? मुस्लिम लीग। लखनऊ समझौता में यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद से मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके आजादी की लड़ाई लड़ेगी। लखनऊ समझौता समझे? पहले ये बताओ, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ? लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ। पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग अलग थे। लखनऊ समझौता जब हो गया तो उसके बाद ये दोनों क्या डिसाइड किए कि आज के बाद से हम लोग मिल के आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये था लखनऊ समझौता। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। लखनऊ समझौता क्लियर है बाबू? ठीक, अब देखना जरा। अब प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उस समय भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? जो ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 2 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आपके बोर्ड में ये पूछता है बाबू। ठीक है, हम लोग के बोर्ड में ये पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। एकदम परफेक्ट पूछेगा तो पूछेगा। तो आइए इसको समझते कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा कि महंगाई बढ़ गई। सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। ठीक है बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई। लोग बेरोजगार होने लगे, बेरोजगार होने लगे, खास करके शिक्षित लोग बेरोजगार होने लगे। ठीक है बाबू, ठीक। अब अंग्रेज युद्ध में, अंग्रेज यानी ब्रिटेन जो युद्ध लड़ रहे थे तो उनको पैसा चाहिए था, बम, बंदूक, हथियार, टैंक, गोला, ये सब के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। तो वो क्या किए? भारत से लगे टैक्स वसूल ले। तो क्या कर दिए? करों में वृद्धि कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर ले जाए? नोच लिया जाए भारतीयों से। ठीक, उसके बाद एक और काम हुआ। हाँ, एक अच्छा काम हुआ था। वो अच्छा काम क्या हुआ था? पहले बात को समझो।
जनरली प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जान तो क्या होता था कि इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री थे, इंग्लैंड के जो उद्योग थे, वहां से बना बनाया रेडीमेड शॉर्ट ये सब आते थे और भारत के बाजारों में बिकते थे। लेकिन होता क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन तो युद्ध में बिजी हो गया और जो विपक्षी देश थे वो ब्रिटेन पे खूब बमबारी कर रहे थे, तो वहां की इंडस्ट्री बंद हो गई, वहां के इंडस्ट्री चौपट हो गए और इंग्लैंड से भारत आने वाला आयात, इंग्लैंड से भारत आने वाला आयात कम हो गया, आयात घट गया, आयात घट गया। तो इसका बेनिफिट क्या मिला कि उस टाइम जो भारत के जो बिजनेसमैन थे उनका इंडस्ट्री फला फूला, भारतीयों में ना, भारतीयों का जो इंडस्ट्री था वो फला फूला। देखो भारतीय उद्योग फला फूला, भारतीयों में एक नया वर्ग पैदा हुआ, उद्योगपति पैदा हुए, ये अपना इंडस्ट्री लगाए और इनका उद्योग बहुत फला फूला। ये सब घटना कब हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रहा है। ठीक है बाबू, तो अपना भारतीय उद्योग फला फूला। लेकिन चौथा क्या कर दिया, सब उपनिवेश पर कठोर नियंत्रण कर दिया। जो भारत, हम लोग तो गुलाम थे, हम लोग तो उपनिवेश थे। भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो ये लोग क्या किया बाबू कि हम लोग तो प्रथम विश्व युद्ध में ये सोच करके अंग्रेजों का सपोर्ट किए थे कि भारत ब्रिटेन के साथ थे प्रथम विश्व युद्ध में, कि अंग्रेज अगर विजयी होंगे तो भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन उल्टा क्या हुआ, ये लोग भारत को आजाद नहीं किया बल्कि भारत पे अपना नियंत्रण और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे? रॉलेट एक्ट ला दिया। रॉलेट एक्ट लाके, रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में डाल दिया जाएगा, शक के आधार पे भारतीयों को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो भाई हम तुम्हारे साथ थे इस उम्मीद में कि तुम हमारे लिए भला करोगे, तुम उल्टे हमको और सजा दे रहे हो। ये हाल था अंग्रेजों का, समझ लो, इतने गद्दार थे अंग्रेज। आओ, तो ये सारी बातें हैं जो भारत पे प्रभाव पड़ा, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अब आगे बढ़ो, अब समझो। अब उसी टाइम भारतीय इस उम्मीद में थे कि हम अंग्रेजों का युद्ध में साथ दे रहे हैं, ब्रिटेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा करेंगे। तो उल्टे क्या किए, अंग्रेज जो है एक नीति का पालन करते थे, कैरोट एंड स्टिक। एक तरफ गाजर देते थे, एक तरफ छड़ी देते थे। ठीक, खुश करने के लिए अंग्रेज लेके आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार खुश करने के लिए क्या लेकर के आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और कूटने के लिए, पीटने के लिए क्या लेकर के आए, रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट? रॉलेट एक्ट। एक तरफ बेटा तुमको मारेंगे, एक तरफ बेटा तुमको मारेंगे और दूसरी तरफ बेटा तुमको खुश करने की भी कोशिश करेंगे। भोजपुरी में वो कहावत है, पितुओ पुतुओ मीठ आ भतरो मीठ। समझे? वो हालात था कि भारतीयों को मारना भी है, कूटना भी है, पीटना भी है और इनको खुश भी करना है। तो खुश करने के लिए क्या लेकर आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आ कूटने के लिए क्या लेकर के आए, रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट? रॉलेट एक्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। इसका एक और नाम है भारत सुधार अधिनियम, सॉरी भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इसमें कुछ खास बात है जो मैं आपके बोर्ड के लिए समझाना चाहता हूं। पहले क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन का शुरुआत किया। द्वैध शासन, वो भी कहां? प्रांत में। प्रांत मतलब राज्यों में। प्रांत मतलब कहां? राज्यों में। यानी राज्य में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होंगे, कार्यपालिका होंगे। ठीक है, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होंगे, कार्यपालिका होंगे जो शासन करेंगे, उसको बोलते हैं द्वैध शासन। केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं, प्रांत में। ठीक, दूसरा क्या हुआ कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक, जो विषय अति महत्वपूर्ण थे वो अंग्रेज अपने पास रख लिए। ठीक है, और जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना, जिसमें ज्यादा पैसा खर्चा होगा, वो हस्तांतरित कर दिए, वो दे दिए। किसको दे दिए? विधायिका को दे दिए। ठीक, जैसे विषयों का बंटवारा हो गया कितने ग्रुप में? दो। एक तरफ आरक्षित था, एक तरफ अनारक्षित या हस्तांतरित। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आरक्षित विषय कौन था? आप बोल दीजिएगा कानून व्यवस्था था, वित्त था, पैसा था, राजस्व था, सिंचाई था। अनारक्षित यानी जो हस्तांतरित कर दिया गया, जो ट्रांसफर कर दिया गया, उसमें कौन थे? शिक्षा थे, स्वास्थ्य थे, स्वशासन थे, कृषि था। यानी सारा खर्चा करने वाला काम दे दिए और जितना पैसा वाला था अपने पास रख लिए। तीसरा क्या हुआ कि जो प्रांतीय विधायी परिषद थी, जो राज्यों में विधायी परिषद थी, उनका आकार बढ़ा दिया गया और बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुन करके आएंगे, निर्वाचित होकर के आएंगे।
ठीक है बाबू। और चौथा क्या बोला गया, केंद्र में द्विसदन सदन की शुरुआत की गई। केंद्र में, कहा केंद्र में, यह बात याद रखना, केंद्र में द्विसदन सदन की शुरुआत की गई। द्विसदन सदन का मतलब क्या, एक निचली सदन होगी, एक ऊपरी सदन होगी, एक ऊपरी सदन और एक निचली सदन होगी। निचली सदन जैसे आज देखो, हम लोग नहीं बोलते लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निचली सदन है। ठीक उसी तरह शुरुआत की गई थी। ये सब बात किसका है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 का है। ठीक है मेरे लाडलो, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी समय याद करिए आप लोग, याद करिए, प्रथम विश्व युद्ध दो गुट में लड़ा गया था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य था। और ऑटोमन जो साम्राज्य का जो राजा था वो दुनिया के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, उसको खलीफा कहते थे। क्या कहते थे बाबू, खलीफा, खलीफा। ठीक, बात को समझना, मेरे बात को समझना कि दुनिया के जो तुर्की का सुल्तान था, जो तुर्की का राजा था, ठीक है बाबू, जो तुर्की का राजा था, तुर्की का सुल्तान था, वो पूरे दुनिया का मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था। ठीक, धार्मिक खलीफा क्या है, खलीफा का मतलब धार्मिक गुरु। कौन गुरु बाबू, धार्मिक गुरु। यानी धर्म के मामले में ये जो भी बात कहेंगे पूरे दुनिया के मुसलमान इनके बातों को मानेंगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, ये तो लड़ने चले गए थे मित्र राष्ट्र के खिलाफ और प्रथम विश्व युद्ध में इन लोगों की हार हुई थी। हार हुई थी तो ब्रिटेन और फ्रांस आपस में मिलके षड्यंत्र रच के तुर्की को बांट दिया और जो सुल्तान थे यानी जो खलीफा थे उनको सत्ता इस्तेमाल करने से रोक दिया, उनका सत्ता छीन लिया, उनका पावर छीन लिया, उनका साम्राज्य छीन लिया। अब इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए। भारत में भी मुसलमान थे तो भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए और ये खलीफा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस। और भारत में शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन। तो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से यानी ब्रिटेन से ये मांग करने लगे कि जो तुर्की के सुल्तान है, जो तुर्की खलीफा है, उनके साथ अच्छा सा व्यवहार किया जाए, उनके साम्राज्य को लौटाया जाए। ठीक उसी क्रम में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। उम्मीद करते हैं आपको खिलाफत आंदोलन का बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो आपसे पूछेगा कि इसका लीडर कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन का जो लीडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अली ब्रदर्स कौन है, तो शौकत अली। कौन बाबू, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन बाबू, शौकत अली और मोहम्मद अली फिल अली ब्रदर्स थे जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बात समझे। और याद करो जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था कि अब हम लोग मिलकर क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो ये आंदोलन चल रहा था तो उनको एक चीज दिखाई दिया कि ये राइट मोमेंट है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का और एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। ठीक बाबू, तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन करने लगे। तो महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया, महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसको बनाया गया, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया और महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। ठीक बाबू, अली ब्रदर्स भी लीड कर रहे थे। अली ब्रदर्स दुनिया के मुसलमानों से, खास करके भारत के मुसलमानों से रिक्वेस्ट किए कि वो किसी भी तरह से अंग्रेजों का समर्थन ना करे। बात को समझना बाबू, अभी ये आंदोलन चल ही रहा था खिलाफत आंदोलन, तब तक तुर्की में, कहां बाबू, तुर्की में एक लीडर जन्म लिया, नेता जिसका नाम है केमाल पाशा। केमाल पाशा, उसने क्या कर दिया कि जो तुर्की एक मुस्लिम कंट्री था, धार्मिक कंट्री था, उसको बोला कि आज से ये सेकुलर कंट्री हो गया, यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री हो गया। ठीक है बाबू, और उसने पूरा वेस्ट को अपना लिया, यानी खान पान पहनावा सब कुछ कैसा अपना लिया, वेस्ट के मतलब पश्चिमी देश को कॉपी कर लिया। जैसे आप देखिएगा हम लोग मंदिर में जाते हैं या जो मस्जिद में जाते हैं तो चप्पल जूता उतार के जाते हैं, साइड में रख करके जाते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन लोग देखेगा वो सीधे जूते चप्पल पहन के चर्च में घुस जाते हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें अपना लिया। ठीक है ना, यानी
मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने पूरी तरह से इस्लाम को नकार दिया और पूरी तरह से वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो जहां के सुल्तान के साथ बदसलूकी हुआ था वहीं पर यह मैटर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो भारत में भी ये खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, खत्म हो गया, दब गया, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहीं के नेता ने खत्म कर दिया कि भाई बोला कि अब यहां पर कोई भी धार्मिक गुरु नहीं रहेंगे, अब यहां पे चलेगा ठीक है वेस्ट वाला मॉडल। तो मामला वहीं पे दब गया। तो भारत में भी ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक छोटा सा सेशन था। अगले सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो उसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद से पढ़ाऊंगा असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा सेशन, मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में दिल वाला इमोजी सेंड करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।